तो दोस्तों आज की हमारी मूवी है द कश्मीर फाइल्स। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे व्यू चाहिए, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि सच हम सबके सामने होना चाहिए कि इतिहास में हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बुरा हुआ था। और भले ही एक व्यू आए मगर मैं खुश रहूँगा। तो अगर आपने ये वीडियो चालू कर दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मूवी नहीं इंडियन सिनेमा का मास्टरपीस है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो बच्चे जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, एक का नाम शिवा है और एक का नाम अब्दुल, और साथ ही साथ रेडियो पे मैच आ रहा है और वो दोनों सचिन का नाम ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे खड़ा एक आतंकवादी उनके ऊपर चिल्लाता है और कहता है ये पाकिस्तान का एरिया है और यहाँ पर सचिन नहीं चलता। वो उन दोनों को पीटने लगता है और दोनों बच्चों में से अब्दुल उस आतंकवादी की आंखों में बर्फ झोंक देता है और वो अपने दोस्त शिवा को बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक महिला रोड के किनारे बैठी है अपनी बच्ची को लेकर। तभी उसके पास पुलिस वाला आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कश्मीर की हालत इतनी नाजुक है और जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, अपने घर जाओ। वो औरत बताती है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मैं बाहर निकली हूँ। तभी वहाँ पर एक आतंकवादी आता है और उस पुलिस वाले के सर पे गोली मार देता है और उस औरत से कहता है कि तेरी बेटी बहुत जवान है, इसको मुझे सौंप दे और अगर तू चाहे तो मेरे संग निकाह करके मेरे साथ चल सकती है। तो औरत उसको कहती है तेरे जैसे राक्षस के साथ रहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊँ, और वो आतंकवादी उस औरत को भी जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो शिवा के माता पिता हैं, और शिवा की माता का नाम शारदा है और शिवा के पिता वहाँ के एक मशहूर टीचर पुष्कर नाथ के बेटे हैं। और पुष्कर नाथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को विद्यालय में पढ़ाया करते थे। शिवा के पिता अपने पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरा बेटा शिवा तुम्हारे बेटे अब्दुल के साथ बाहर खेलने गया था पर वो अब तक वापस नहीं आया है। तभी वो आदमी रिप्लाई करता है कि अगर तुम्हारा बेटा वापस आ जाए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी कश्मीर छोड़ के चले जाओ, कि अगर वो वैशी आतंकवादियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम सबको मार देंगे। आगे हम पंडित पुष्कर नाथ जी को देखते हैं जो कि हर साल रामलीला में शिव जी का रोल निभाते थे। वो मंदिर पर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं और हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि शिवा की माँ शारदा अपने पति से कहती है कि आतंकवादी आ गए हैं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम जाके पीछे गेहूं वाले ड्रम में छुप जाओ ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। उसका पति गेहूं वाले ड्रम में तो जाके छुप जाता है, लेकिन एक आतंकवादी उसको देख लेता है और वो उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। और तभी वहां पर पुष्कर नाथ भी पहुंच जाता है। पुष्कर नाथ उस आतंकवादी को देख के पहचान जाता है क्योंकि वो आतंकवादी उसका ही पुराना स्टूडेंट होता है। पुष्कर नाथ उससे बोलता है कि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो आतंकवादी कहता है कि मैं तेरा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, तूने जो पढ़ाया था सब मैं भूल गया हूँ, अब मैं यहाँ का लीडर हूँ और मैं जो बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। वो शिवा की माँ से कहता है कि अगर तुझे अपने बेटे की जान बचानी है तो तेरे पति का जो खून इस गेहूं में लगा है तुझे इसे चबाना पड़ेगा, वरना मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी पर जिनका नाम देवदत्त है, और वो अखबार को पढ़ रहे होते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि कश्मीर में फिर 8 मासूम लोगों को आतंकवादियों ने मारकर खत्म कर दिया है। और वो उस पेपर की कटिंग को एक फाइल में कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो इसकी डिटेल अपने पास रख सकें। आगे हम देखते हैं कि देवदत्त के पास 3 लोग आते हैं और ये देवदत्त के पुराने दोस्त होते हैं। वो उसके पास एक ज़रूरी काम से आते हैं और वो ज़रूरी काम ये है कि पुष्कर नाथ जो कि कश्मीर के स्कूल में पंडित थे और पढ़ाया करते थे, अस्थियों का आज विसर्जन करना था और उनकी ये ख्वाहिश थी अगर मैं जब भी मरूं तो मेरी अस्थियों को मेरे दोस्तों के साथ बहाया जाए, मतलब कि मेरे दोस्तों के सामने बहाया जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुष्कर नाथ का नाती कृष्णा भी पहुँच जाता है और सभी कहते हैं कि कोई भी कृष्णा से इसके बारे में बात नहीं करेगा। कृष्णा इन बातों से काफ़ी अनजान रहता है। आगे हम देखते हैं कि कृष्णा जो कि जेएनयू का स्टूडेंट था, वहाँ पर एक लड़की राधिका मेनन नाम की थी जो वहाँ पर सभी स्टूडेंट को भड़का रही होती है कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत वालों ने उसे ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किया था और आज कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और हम ये सब बैठकर नहीं देख सकते। कुल मिलाकर ये बच्चों को भड़का रही होती है अपने ही देश के खिलाफ विरोध करने के लिए।
तभी वहाँ पे कृष्णा भी आ जाता है और कृष्णा बोलता है कि मैडम आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक बात बताई नहीं कि वहाँ पर कितने हिंदू लोगों को मारा गया था। उस समय कश्मीर में 7,000 से ज़्यादा हिंदू लोगों को एक रात में जान से मार दिया गया था। और ये बात सुनते ही बाकी स्टूडेंट कृष्णा को धमकाने लगते हैं और चुप कराने लगते हैं। तभी राधिका उसको वहाँ से ले जाती है और कोने में ले जाके बताती है कि सुनो, कश्मीर में उस दिन केवल 200 लोग ही मारे गए थे और जो सरकारी आंकड़ा है वो झूठा है। वो कहती है कि तुमने जो भी हिस्ट्री में पढ़ा है वो सब झूठ है, और वो कृष्णा को अपनी बातों में उलझा लेती है और कृष्णा का ध्यान वहाँ से भटका देती है। कृष्णा भी उसकी बातों में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्मदत्त की वाइफ खाना बना रही होती है और तभी ब्रह्मदत्त उसको कहता है कि जो भी ननूरों को नहीं पहचानता, ये एक कश्मीरी डिश है, तो जो भी इसको नहीं पहचानता वो कश्मीर को नहीं पहचानता। और तभी सीन वहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद की जो बेटी है उसको किडनैप कर लिया गया है, जिसके कारण मजबूरी में भारत सरकार को आतंकवादियों की बात माननी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि पुष्कर नाथ ब्रह्मदत्त के पास पहुंचता है और बताता है कि आतंकवादियों मेरे बेटे को अपनी हिट लिस्ट में रखा है, बताओ भाई मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। ब्रह्मदत्त उसको विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा और मैं तुम्हें घर तक छोड़ने भी जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बाजार जाते हैं और वहाँ पर सब्जी खरीद रहे होते हैं। तभी सब्जी वाले को जब वो पैसे देते हैं तो वो भारतीय पैसा होता है और सब्जी वाला उनको पाकिस्तानी पैसे वापस करता है। तो ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि तुमने मुझे पाकिस्तानी पैसे क्यों वापस किए, तो वो सब्जी वाला कहता है कि ये हिस्सा अब पाकिस्तान का है और तुम्हें पाकिस्तानी पैसे की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी ब्रह्मदत्त उस सब्जी वाले को पुलिस वालों से पकड़वा देता है। और हम देखते हैं कि एक बच्चा ब्रह्मदत्त की गाड़ी के सामने आ जाता है और वो उसको अखबार दिखाता है जिसमें हली गलीब लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है या तो तुम मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो यहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि कुछ औरतें आपस में बहस कर रही होती हैं और तभी वहाँ पे ब्रह्मदत्त की गाड़ी रुकती है और ब्रह्मदत्त से वो महिला कहती है कि ये महिलाएं हमें अनाज नहीं लेने दे रही हैं, हम हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं, ये हमारे हिस्से को अनाज को या तो ज़मीन पे फेंक दे रही हैं या तो जला दे रही हैं और हम तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। आप ही बताइए हम बिना अनाज के कैसे जिंदा रहेंगे, हम क्या खाएंगे। वो औरत ब्रह्मदत्त से कहती है कि इन मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा इलाका नहीं है और ये हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। अब आप ही बताइए हम करें तो करें क्या। आगे हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर नाथ अपने चारों दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा होता है और वहाँ पर उसकी बीवी उससे कहती है कि हमारे सीएम को तो केवल बॉलीवुड की लड़कियों को गाड़ी पे बैठाकर घुमाना आता है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर हम सीन देखते हैं कि एक बच्ची जो कि स्कूल जा रही होती है, वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं और वो उसको एक गुलाब का फूल देते हैं। वहीं पर भारत का तिरंगा झंडा भी लगा होता है। वो बच्ची खुश हो जाती है और तभी वहाँ पे आतंकवादी आ जाते हैं और वो उन दोनों पुलिस वालों को जान से मार देते हैं और भारत का झंडा निकाल के फेंक देते हैं और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर लगा देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मदत्त वहाँ के इमरजेंसी चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जाता है और कहता है कि सर हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और आप हमको कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, अब ऐसे कैसे चलेगा। तो वो फारूक अब्दुल्ला कहता है कि सुनो तुम जो हो अपने काम से काफ़ी थक गए हो, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ये बोल के वो ब्रह्मदत्त को सस्पेंड कर देता है क्योंकि वो भी एक मुसलमान होता है और उसका झुकाव पाकिस्तान और आतंकवादियों की तरफ होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आतंकवादी भी होता है जो ब्रह्मदत्त को अपनी गोली का निशाना बनाना चाहता है पर वो नहीं बना पाता। और फिर सीन पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राधिका मेनन कृष्णा के माइंड को मैनिपुलेट कर रही हैं और उससे कह रही हैं कि तुम भी हमारे साथ में, क्योंकि तुम भी कश्मीरी हो और ये सरकार झूठी है और तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। कृष्णा भी बातों में मैनिपुलेट हो जाता है और वो भी भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुष्कर नाथ अपने नाती कृष्णा को समझा रहे होते हैं कि तुम कश्मीर के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, मतलब तुम भी अलगाववादियों के साथ मिल गए हो। जिस कश्मीर से हमें रातों रात धक्के मार के निकाल दिया गया है, तू उस कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। हाँ, क्या तू भी उन आतंकवादियों के जैसे बनना चाहता है। ये बात सुन के कृष्णा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी दादा की बातों को इग्नोर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि
पुष्कर नाथ को काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है और वो बीमार पड़ने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रह्मदत्त के घर की तरफ, जहाँ पर तीनों दोस्त एक स्पेशल वाइन को खोल रहे होते हैं और वो तीनों उसको पीकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा ब्रह्मदत्त की बीवी के साथ बातें कर रहा होता है और वो उसके घर में लगी पुरानी फ़ोटो को देख रहा होता है और कहता है कि मैं अपने माता पिता की पुरानी फ़ोटो देखना चाहता हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा ब्रह्मदत्त से बातें करने लगता है और कहता है कि मैं कश्मीर को आज़ाद करवा के ही रहूँगा, क्योंकि अगर कश्मीर में मासूम लोगों को गाड़ियों से बांधकर घुमाया जाएगा और उन पे पत्थर बरसाए जाएंगे, उन पे झूठा रेप केस लगाया जाएगा, तो वो बेचारा आतंकवादी नहीं बनेगा तो क्या करेगा, वो अपनी जान नहीं बचाएगा तो क्या करेगा। और ब्रह्मदत्त उसको बताता है कि तुम्हारे माँ बाप की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, यही आतंकवादी थे। और फिर ब्रह्मदत्त उसको सच्चाई बता देता है। फिर कृष्णा रोने लगता है और ब्रह्मदत्त की बीवी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है। तो हम देखते हैं कि सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर वो आतंकवादी फारूक मोहम्मद जब कृष्णा के बाप को गोली मार देता है और कृष्णा की माँ को उसके खून से सने हुए गेहूं खाने को देता है, तो उसकी माँ वो गेहूं खा लेती है और उसके बाद वो पुष्कर नाथ से कहता है कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारी बहू और तुम्हारे नाती को जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो तुम्हारी बहू से शादी करके उसको अपने साथ ले जाता। उसके बाद वो आतंकवादी उन सबको छोड़ के वहाँ से चला जाता है और तभी पुष्कर नाथ हॉस्पिटल फोन लगाता है और डॉक्टर से कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर हेल्प भेज दीजिए, मेरे बेटे का बहुत खून बह रहा है और इसकी जान चली जाएगी। तभी हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, आप एक काम करिए, अपने बेटे के जख्म पर पट्टी बांधिए। तो पुष्कर नाथ कहता है कि इतने सारे जख्म हैं, इतनी सारी गोलियां लगी हैं, मैं पट्टी बांधूं तो कहाँ बांधूं। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी हॉस्पिटल में और हम देखते हैं कि एक आतंकवादी जिसके दोस्त को गोली लगी है वो डॉक्टर से कहता है कि मेरे दोस्त की जान बचाओ, और उसकी दोस्त की जान बचाने के लिए वो निगेटिव खून की जरूरत होती है। डॉक्टर कहता है कि ये खून हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तभी वो सबको गोली मारने लगता है और उन्हीं में से एक आदमी आता है और कहता है कि मेरा खून ओ निगेटिव है, तो मेरा खून ले लो। फिर उसके दोस्त में उसका खून चढ़ाया जाता है और जब उसकी हालत ठीक होने लगती है तो वो आतंकवादी बिस्तर पे खड़ा होकर सबसे कहता है कि जितने भी गैर मुसलमान लोग हैं या तो वो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएं या फिर ये कश्मीर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये कश्मीर अब हमारा है, हमारे पाकिस्तान का है। उस भले आदमी से खून लेने के बाद वो आतंकवादी उस आदमी को भी गोली मार देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर नाथ अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को फ़ोन करता है और कहता है कि प्लीज़ हमें स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ और हम आज ही यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो उसका दोस्त ब्रह्मदत्त कहता है मैं अभी होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाता हूँ, और वो होम मिनिस्टर को फ़ोन लगाता है और इमरजेंसी हेल्प मांगने के लिए कहता है, लेकिन होम मिनिस्टर उसका फ़ोन काट देता है और वो उसको इग्नोर कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर नाथ एक गाड़ी में अपनी बहू और नाती को लेकर भागने लगता है और वहाँ पर जितने भी अलगाववादी और आतंकवादी लोग होते हैं वो उसकी गाड़ी पर अटैक करते हैं और आग से, बारूद से उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। और तभी गाड़ी एक जगह रुकती है, वहाँ पर एक गार्ड होता है और वो पुष्कर नाथ से कहता है कि पंडित जी, आज नहीं तो कल कश्मीर भारत का हिस्सा बन के रहेगा और हम आज नहीं तो कल दोबारा कश्मीर में आएंगे और अपनी मातृभूमि पर रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं और वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। दरअसल ये आदमी उन आतंकवादियों का खास रहता है और ये भी सिर्फ उसकी मजबूरी होती है। वो आतंकवादी उसको अपने साथ लेकर एक घर में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी हिंदू औरतें और बच्चियाँ होती हैं। उनमें से एक बच्ची को उन आतंकवादियों से बहुत डर लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ खिड़की से कूद जाती है, लेकिन नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर नाथ और बहुत सारे हिंदू लोग एक ट्रक में बैठकर कश्मीर से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी उनमें एक बच्ची को टॉयलेट लग जाती है, तो कुछ औरतें एक कटोरी लेकर पर्दा कर लेती हैं और उस बच्ची को उसमें टॉयलेट करवाती हैं। उसके बाद जब वो कटोरी से टॉयलेट को बाहर फेंकने लगती हैं तभी देखती हैं कि वहाँ पर पेड़ों पर हिंदू लोगों की लाशें टांगी गई हैं और ये भयानक मंजर देखकर वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर वहाँ पर लाइव कवरेज कर रहा होता है और वो बताता है कि कैसे कश्मीर में हिंदुओं को रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर सब लोग बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं।
तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि ये सब की जिम्मेदार मीडिया है। अगर मीडिया सही समय पर सही कवरेज करती और लोगों को जागरूक करती तो आज कश्मीर का ये हाल ना होता। वहीं पर एक मीडिया वाला भी बैठा होता है और वो भड़क जाता है इस बात से और कहता है कि हम कोई दोगले और आस्तीन के साथ नहीं थे, समझे, हमारे पास भी मजबूरी थी, आखिर हम कर भी क्या सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया जो अलगाववादी थे वो अकेले मिलने जाते थे और उनसे वीडियो बनवाते थे और गाँव की महिलाओं को 500-500 रुपये देकर उनसे झूठ मूठ की कहानियाँ बताने को कहते थे और बहुत ही बेकार पेंटिंग भी बनवाते थे। वो रिपोर्टर कहता है कि हम सब पर दबाव बनाया जाता था झूठी कहानियां बनाने के लिए और साथ ही साथ वहां पर जो महिलाएं होती थी वो झूठ मूठ का दिखावा करती थी जब तक मीडिया वहां पर प्रेजेंट रहती थी और मीडिया के चले जाने के बाद सब अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाती थी। और सीन फिर से शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर नाथ एक नेत्र चिकित्सा केंद्र पर गया होता है क्योंकि उसकी आंखों में डायबिटीज के कारण मोतियाबिंद हो जाता है और उसको कम दिखाई देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों पे लेंस लगवाना पड़ेगा और ये बताओ तुम महंगा वाला लेंस लगवाओगे कि सस्ता वाला। तो पुष्कर नाथ कहता है कि तुम मुझे सस्ता वाला लेंस लगवा दो क्योंकि अगर मैं महंगा वाला लेंस लगवाऊंगा तो मेरा नाती पढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद पुष्कर नाथ अपने घर जाता है। घर क्या, वो एक टेंट रहता है, वहाँ पर वो जाता है और वो केवल एक टाइम का भोजन करता है क्योंकि वो सोचता है अगर मैं दूसरे टाइम का भोजन करूंगा तो मेरे नाती और मेरी बहू दोनों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। पुष्कर नाथ को भूख तो बहुत लगी होती है तो वो एक पार्ले जी का बिस्कुट खोलता है और वो बिस्कुट निकालता है, लेकिन वो उसको खाता नहीं, केवल चाट के रख देता है क्योंकि वो खाना बचाना चाहता था। और सीन फिर शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वो सभी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी कृष्णा उन सब से पूछता है कि क्या मेरे दादाजी से कोई मिला था उस टाइम। तभी ब्रह्मदत्त कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिला था और हम देखते हैं कि उस टाइम ब्रह्मदत्त किसी न किसी तरीके से होम मिनिस्टर को सबकी मदद करने के लिए मना ही लेता है और होम मिनिस्टर वहाँ पर हिंदुओं के कैंप में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर सब नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ को खाने को रोटी नहीं है, हाँ हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है और आपको हमारी कोई भी चिंता नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पुष्कर अपने हाथ में एक बैनर लिया रहता है जिसमें धारा 370 रहता है। पुष्कर नाथ कहता है कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से धारा 370 हटवा दीजिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा की माँ शारदा कृष्णा को लेकर एक मौलाना के पास जाती है और कहती है कि क्या आप इसको साइंस पढ़ा सकते हैं। तो मौलाना कहता है कि यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूँगा और तुम्हारी भी। और फिर हम देखते हैं कि टीवी पर उसी आतंकवादी फारूक मोहम्मद विटा का इंटरव्यू आ रहा होता है जिसमें एंकर उससे पूछता है कि ये बताइए आज तक आपने कितने लोगों की जान ली है। तो वो आतंकवादी कहता है मैंने अब तक लगभग 25 से 30 हिंदू पंडितों को मारा है क्योंकि वो मेरे क्रांतिकारी का एक हिस्सा था और वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि शिवा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है वहाँ पर मौलाना सभी बच्चों से कहता है कि जब गाँव का प्रधान यहाँ आएगा तो आपको उनसे कहना होगा कि यहाँ पर हमें केवल मस्जिद चाहिए, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ पर केवल मस्जिद ही बनना चाहिए। और ये बात सुन के वो बच्चा नाराज हो जाता है। सीन फिर से पास्ट से प्रेजेंट में चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुष्कर नाथ की हालत बहुत ख़राब है और वहाँ पर कृष्णा से वो कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी अस्थियों को तुम कश्मीर ले जाना और साथ ही साथ मेरे दोस्तों को भी ले जाना और वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति भी स्थापित करना। वो कहता है बेटा मैंने 6000 से ज़्यादा पत्र होम मिनिस्टर को लिखे होंगे ताकि वो यहाँ से धारा 370 हटा दें और देखना एक ना एक दिन कश्मीर से धारा 370 हट के रहेगी और फिर से हमारे हिंदू पंडितों को वहां पर आसरा होगा। आगे हमें वही लड़की राधिका मेनन दिखाई जाती है जो कि गाना गा रही होती है। तभी वहां पर कृष्णा आता है और कहता है कि मैडम मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है और मुझे कुछ काम से कश्मीर जाना है। तभी राधिका कृष्णा से कहती है देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, सुनो मेरे कुछ कांटेक्ट हैं कश्मीर में और जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वो सब सारी सच्चाई दिखाएंगे। कृष्णा फिर से उस औरत की बातों में आ जाता है और वो उसके फेवर में हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मदत्त वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कश्मीर में जाता है और वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित करता है और वो वहाँ से पाकिस्तान का झंडा निकाल के भारत का झंडा लगा देता है।
और कृष्णा भी अपने दादाजी की अस्थियां वहां पर विसर्जित कर देता है। कृष्णा वहां से निकल के उन्हीं लोगों से मिलता है जिसको राधिका मैम मिलने के लिए कहती हैं। वहां पर कृष्णा अब्दुल नाम के एक आदमी से मिलता है और अब्दुल कृष्णा से कहता है कि क्या मैं तुमको रेपिस्ट दिख रहा हूं, मैं तुमको खूनी दिख रहा हूँ, मैंने तो खुद अपने दोस्त शिवा की जान बचाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा वहां से जाता है और वो उसी फारूक मोहम्मद विटा से मिलता है और वो फारूक मोहम्मद आतंकवादी कहता है कि हमने किसी भी हिंदू भाई को नहीं मारा, उनका मर्डर खुद भारत के ही जो फौजी थे उन्होंने किया था और उन्होंने ही वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ रेप भी किया था। कृष्णा उस आतंकवादी की बातों में आ जाता है और फिर कृष्णा वहां से निकल के जब ब्रह्मदत्त के पास पहुंचता है तो ब्रह्मदत्त उससे पूछता है, बेटा कहाँ गए थे? कश्मीर, अपने कश्मीरी दोस्तों से मिलने या फिर वहां पर जो टेररिस्ट हैं उनका साथ देने? तो कृष्णा ब्रह्मदत्त से कहता है कि आप सभी मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप सभी झूठे हैं, वहां पर कोई भी आतंकवादी नहीं है, वो सभी क्रांतिकारी हैं और कश्मीर में जितने भी हिंदुओं का कत्ल हुआ था वो खुद वहां के फौजियों ने किया, उन्हीं फौजियों ने ही वहां पर उनकी बहन बेटियों के साथ रेप भी किया था। ये बातें कृष्णा के मुंह से सुन के ब्रह्मदत्त बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस देश के लिए अभिशाप हो, तुम्हारे जैसे ही लोग इस देश को कलंकित करते हैं। तुम्हें अगर सच सुनने का इतना ही शौक है तो चलो मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। तभी वो कृष्णा को एक कमरे में ले जाते हैं और कृष्णा के हाथों में 3 फाइल देते हैं जहां पर लिखा होता है कश्मीर पॉलिटिक्स, कश्मीर किलिंग्स और कश्मीर जेनोसाइड। ये वो किताबें हैं जहां पर कश्मीर में हुए सभी कांडों की विवरण दिया होता है। कृष्णा उस फाइल को पढ़ता है और वो रोने लगता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उस आतंकवादी मोहम्मद फारूक ने जो भी बातें बोली थी वो सब झूठी थी। और फिर हम देखते हैं कि उस दिन जब ब्रह्मदत्त उस आतंकवादी के सामने खड़ा था तो उस आतंकवादी ने ब्रह्मदत्त को गोली क्यों नहीं मारी थी? क्योंकि ब्रह्मदत्त ने उससे पहले अपने डीजीपी दोस्त की बंदूक निकाल के उस आतंकवादी को गोली मार के खत्म कर दिया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेएनयू में कृष्णा की जो मैडम होती हैं राधिका, वो गाना गा रही होती हैं और तभी स्टेज पे कृष्णा को भी संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है और कृष्णा जब उनके सामने आता है तो वो सारी सच्चाई सभी स्टूडेंट को बता देता है। पहले तो सभी लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब कृष्णा उन सबको ठीक से समझाता है तो उनमें से कुछ लोगों की अकल ठिकाने आती है और वो भी कृष्णा की बातों से सहमत होते हैं और वो कृष्णा के फेवर में आ जाते हैं। कृष्णा कहता है कि कश्मीर हमेशा से भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि असल में उस टाइम हुआ क्या था। हुआ ये था कि कुछ आतंकवादी लोग भारत के फौजियों की ड्रेस पहनकर हिंदुओं के कैंप में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग बाहर निकलिए, हम आपकी रक्षा करने, आपकी जान बचाने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो सब बाहर आते हैं तो ये लोग उन पे गोली बरसाने लगते हैं और सभी महिलाओं को भी मारने लगते हैं और महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप भी करते हैं। तभी वहाँ कैंप में कृष्णा के दादा आते हैं और वो उस आतंकवादी मोहम्मद फारूक को पहचान लेते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भारतीय सेना के कपड़े में क्यों हो? तो वो कहता है कि हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली हिंदुओं की 7 पुश्तें भी ये भयानक मंजर सोचकर कांप उठेगी। उसके बाद वो कृष्णा की मां शारदा को पकड़ता है, उसको मारता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है और उसके बाद लकड़ी काटने वाली आरी मशीन को वो चालू करता है और कृष्णा की मां को वहां पर उस पर लिटाता है और कृष्णा की मां के 2 टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कृष्णा का बड़ा भाई शिवा भी होता है, वो ये सब देख रहा होता है और फारूक मोहम्मद जो होता है वो एक साथ 24 हिंदुओं को खड़ा करके लाइन से सबके सर पे गोली मार देता है और उन्हीं 24 लोगों में एक कृष्णा का भाई शिवा भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी कश्मीर फाइल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने हर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। और आज मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर आपका दिल करेगा तभी आप करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।